Hello dear students, welcome to DSCJ Teleclasses, an initiative by Worthy Director School Education Jammu. My name is Muhammad Riyaz, teacher from District Poonch. Today I am going to start chapter from Social Sciences, class 10th, that is protecting ourselves from disasters. The learning outcomes for today's class will be what is a disaster, surviving skills, search and rescue operations, objectives of the search and rescue operation team, then equipments for the rescuer and first aid. Let's begin. First of all, what is a disaster? A disaster is a sudden natural or man-made havoc resulting in huge scale loss to the property, human and animal life and destruction of the environment. ये एक तबाही होती है जो बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में ले लेती है, जैसे फ्लड्स, एवलांच, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक, इस तरह के नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर जो है वो वक्तन फवक्तन किसी एरिया को अपने चपेट में ले लेते हैं, तो जिससे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का लॉस, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस और हमारे इन्वायरमेंट का लॉस होता है। मैं आपको बताता चलूं कि जब डिजास्टर्स आते हैं तो ये सडनली आते हैं और इसी तरह से ये अलार्म सिग्नल के बिना आते हैं, कोई अलार्मिंग इसकी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे अर्थक्वेक जो है, विदाउट एनी अलार्मिंग सिग्नल ये हिट करता है, किसी फोकस एरिया से ये स्टार्ट होता है और सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत बड़े एरिया तक जो है ट्रेमर जाते हैं और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइव्स का नुकसान होता है। इसी तरह से फ्लड्स जो है और एवलांच बहुत बड़े एरिया को जो है जनरल लाइफ इससे जो है सफर होती है। और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये बहुत फोर्स के साथ, बहुत ताकत होती है इनमें और ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और सडनली आते हैं। सडनली का मतलब कि ये हमें बता के नहीं आते हैं। कोई बंदा जो है ऑफिस में है, कोई अपने फील्ड्स में है, कोई सड़क पर चल रहा है, ये किसी टाइम भी आ सकते हैं, तो इसलिए जो है इसका नुकसान भी ज्यादा होता है। हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं होती है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। और जब ये बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में ले लेते हैं तो इस वजह से हमें इसको टैकल करना मुश्किल होता है और उस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है और एक जो है इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है उस टाइम, और जिसमें उसके बाद गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, लोकल पीपल का बहुत बड़ा रोल होता है और साथ ही वॉलेंटियर्स, एनजीओज जो सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में वॉलेंटियर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं डिजास्टर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल सडननेस, ये एकदम से आता है, कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में। तो उसके बाद अनएक्सपेक्टेडनेस, कि कितने बड़े एरिया को ये कहां तक, फॉर एग्जांपल फ्लड कहीं पे आता है तो वो किस एरिया तक जो है वाटर उसका जो है वो पहुंच जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम, और इसकी कितनी फोर्स होती है वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। देन सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, और मास लेवल पे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन करता है ये, जिससे जो है अगर 2-3 घर में कोई प्रॉब्लम हो या एक छोटा सा एक्सीडेंट हो तो उसको तो हम जल्दी से समेट सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा बहुत बड़ा एरिया किसी स्टेट को, किसी विलेज को और
किसी बहुत बड़ी कंट्री को कभी कभी ये जो है हिट करता है, जिससे संभालना और इसको जो है टैकल करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके बाद इसमें कभी कभी एक फोर्थ एलिमेंट भी जोड़ते हैं हम, कि प्रिपेयर्डनेस एंड लैक ऑफ फोरसाइट, कि हमारी प्लानिंग और लैक ऑफ फोरसाइट की वजह से जो है हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इससे भी ज्यादा जो है खतरनाक हो सकते हैं। कि हमारी अगर रिकवरी प्लान होगा हमारा, या हमारा कोई प्रिवेंशन प्लान होगा, उससे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इसके असर को, इसकी डिस्ट्रक्शन को हम किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। कितने टाइप के डिजास्टर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर्स, देन जियोलॉजिकल डिजास्टर्स एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटेरियोलॉजिकल डिजास्टर्स जो हैं, इसमें फ्लड्स, साइक्लोन्स, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से जो है ये डिजास्टर्स आते हैं। ह्यूरिकेन्स हैं, थंडरस्टॉर्म्स हैं। तो इस तरह के जो मौसमी लिहाज से जो डिजास्टर्स आते हैं उनको हम मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर्स कहते हैं। साइक्लोन्स जैसे हमारे तमिलनाडु या उड़ीसा स्टेट जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां पर ये हिट करते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद ये रिपीट होते रहते हैं और बहुत ज्यादा जो है नुकसान करते हैं। इसी तरह से जियोलॉजिकल जो अर्थ की जो अपर क्रस्ट है इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से कुछ डिजास्टर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अर्थक्वेक है, बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का और ह्यूमन लाइव्स का लॉस इससे होता है। देन सुनामी, उसके बाद वॉल्केनिक eruptions, देन लैंडस्लाइड्स। सुनामी जो है आपने देखा होगा बहुत ऊंची लहरें आती हैं और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एरिया जो कोस्टल एरिया होता है वहां तक ये फोर्स के साथ वाटर आता है और एरिया को जो है बहाकर और एरिया उसकी चपेट में आ जाता है और सबमर्ज हो जाता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग सबमर्ज हो जाती है। देन इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, इनमें कोई ऐसी एपिडेमिक, कोई बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिससे सारा कारोबार ठप हो गया है और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लोगों की जो है इसने असरअंदाज किया है और बहुत ज्यादा लाइव्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव्स जो हैं, ह्यूमन लाइव्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। तो ये तीन टाइप की डिजास्टर्स हमने देखे, मेट्रोलॉजिकल, देन जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ कुछ आप पिक्चर्स देख रहे हैं। ये फर्स्ट पिक्चर जो है यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थक्वेक, कितना बड़ा नुकसान होता है इससे। और उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं सुनामी, बहुत ऊंची लहरें आती हैं इसकी। देन थर्ड आप देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट से ही ये पिक्चर है, पुंछ की पिक्चर है। यहां देखें कितना बड़ा एरिया जो है ये रिवर कवर कर जाता है। नॉर्मली जो है अगर इतना एरिया कवर करता है तो ये बहुत बड़ा एरिया जब फ्लड की शक्ल ले लेता है तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, हमारे यहाँ 2014 में फ्लड आया था और उसने पूरी स्टेट को हिट किया था, जिसमें बहुत सारी जमीनों का नुकसान, लैंड का नुकसान और बहुत ज्यादा सैकड़ों में जानों का माली ह्यूमन लाइफ का जो है नुकसान हुआ था। तो ये आप देखें कि बहुत भयानक शक्ल और डेंजरस शक्ल ये ले लेता है उस टाइम जब ये हमारे पुंछ की एक जो है पिक्चर है। इस तरह से नेक्स्ट आप देख रहे हैं जम्मू तवी की। नॉर्मली आप देखते हैं कि तवी जो है बिल्कुल जो है जमीन के साथ चलता है, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो ये इस तरह की जो है शक्लो सूरत होती है। तो इतना जब वाटर जो है इसमें भर जाता है तो ये जो साइड के एरिया है जहां लोग रहते हैं वहां हिट करता है और बहुत ज्यादा जो है ये तबाही फैलाता है। तो ये कुछ दृश्य आपने देखे कि किस तरह से कितना मास लेवल पे और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये करते हैं।
आपने कुछ इसी तरह से क्लाउड बर्स्ट हमारी स्टेट में कई जगह पर होता है, कई विलेजेस में होता है रिपीटेडली, कि बच्चे इसको जानते होंगे कि एक दम से पानी आ जाता है नदी नालों में, या एक छोटा सा जहां आस्ता आस्ता पानी चलता रहता है, झरना होता है छोटा सा, लेकिन कई बार जो है बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और घरों को, उसके अराउंड जो घर होते हैं उनको वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। गाड़ियां जो है वो बहुत दूर तक बह के चली जाती है। नॉर्मली जो पानी जो है वो 1 इंच या 2 इंच पानी, जिस वो छोटी सी कैनाल्स होती हैं गांव में, तो नॉर्मली उसमें उतना पानी नहीं होता है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो बहुत बड़े एरिया को अपनी चपेट में लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसमें हम देखते हैं कि प्री इम्पैक्ट, डिजास्टर से पहले और डिजास्टर से बाद में। डिजास्टर के पहले जो है मिटिगेशन है। मिटिगेशन में होता है कि हम इसके जो फोर्स है, इसके जो असर है, जब डिजास्टर आएंगे तो उसको हम मिनिमाइज, उसका नुकसान को हम मिनिमाइज कैसे करें, ये मिटिगेशन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर है उसके आगे बांध बना दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ और लोकल लोग मिलकर अगर उसमें कुछ इस तरह से करें तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हो सकती है। इसी तरह से हम अपनी बिल्डिंग्स को अच्छी तरह से बनाएं, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएं, ताकि जो है हमें कुछ उसके असर को, नुकसान को हम लेसन कर सकें, कम कर सकें उसके नुकसान को। उसके बाद दूसरा है प्रिपरेशन। हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जैसी वबा चल रही है तो हमें प्रिपेयर कैसे होना चाहिए, कि कितना जो है हम पेशेंट्स को संभाल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई हैवक, इस तरह का कोई हमारे यहाँ कोई मतलब डिग्रेडेशन बहुत मास लेवल पे होती है, फ्लड्स आ जाते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, हमारे पास वो इंतजाम पूरा होना चाहिए, ताकि हम हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे मैप्स के ऊपर एरियाज हैं कि जहां फ्लड रेगुलरली कुछ साल के बाद जो है रिपीट करता है, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। कुछ एरिया ऐसे हैं जो मैप के ऊपर हमने रखे हैं कि यहाँ पर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है, वहां पर क्या इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की निगरानी कैसी है वो हमने देखना है। और प्रिपरेशन में हम बहुत सारी गाड़ियों का इंतजाम, या इस तरह के जितने भी अप्लायंसेस हैं या बाकी चीजें हैं जिसकी हमने प्रिपरेशन करनी है, ताकि उस वक्त जो है जानों का नुकसान को हम कम कर सकें। इसी तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ये कहीं हिट करता है डिजास्टर, तो उसमें हमारा रिस्पांस कैसा होगा। ये हिट करने के पोस्ट जो है ये इसके इफेक्ट्स हैं कि उसके बाद हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए, ताकि हम जो है हमारे पास ऐसी फोर्स होनी चाहिए कि हम जो है इसके नुकसान को कम कर सकें। देन उसके बाद रिकवरी प्लान है। रिकवरी प्लान में जो है हमारे पास कुछ ऐसे फंड्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी फंड होने चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें जो है हमारे इस जो ऐसे डिजास्टर्स आते हैं उसको हम कुछ हद तक जो है मैनेज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वाइवल स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि पास्ट से हम बहुत सारे जो हैं इन डिजास्टर्स का मुकाबला करते चले आए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, और बहुत हैवॉक जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, इनका हम जो मुकाबला करते आए हैं। साथ ही साथ जैसे अर्थक्वेक इनमें से बहुत खतरनाक है कि ये सेकेंडों में जो है ट्रेवल करता है, वो अर्थ पूरी शेक कर जाती है, जिससे उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स है और जो घर हैं वो सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और इसी तरह से बहुत ज्यादा डिजास्टर्स और अलार्मिंग सिचुएशन जो है ये पब्लिक के लिए बन जाती है, और इसके लिए रिस्पॉन्ड और रेस्क्यू और उसके बाद फर्स्ट एड जो है उसकी तरफ जो है हमें प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए, ताकि हम इसके इफेक्ट को कम कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्च एंड रेस्क्यू। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में
वॉलेंटियर्स का रोल, गवर्नमेंट का रोल और उसके बाद लोकल पीपल का रोल बनता है कि जब लोग फंस जाते हैं, जब कहीं कोई डिजास्टर हिट करता है, जैसे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड्स हो, साइक्लोन्स हो, जो लोग फंस जाते हैं तो उनका रेस्क्यू करना, उनको वहां से सुरक्षित मुकाम तक, सेफ मुकाम तक पहुंचाना और जो इंजर्ड हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें जो है एक प्लान्ड एक्टिविटी है। ये जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन है ये प्लान्ड एक्टिविटी है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी जो है ये होती है और इसमें बहुत प्लानिंग इसमें चाहिए होती है, ताकि जो टीम जो है उसमें स्किल भी होना चाहिए कि वो ट्रेंड होनी चाहिए, ताकि जो सर्च ऑपरेशन वाले और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हैं उनका नुकसान ना हो। तो इसी तरह से ये इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कोऑपरेशन से, गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से, लोकल पीपल की कोऑपरेशन से और एक्सपर्ट पीपल की कोऑपरेशन से इसमें हमें कामयाबी मिलती है। और इम्पॉर्टेंट जो लाइफ जो है, लोग जो फंसे होते हैं, क्योंकि एक जिंदगी भी जो है वो करोड़ों की है, इसीलिए हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इसीलिए जो है ये सारा कुछ बना हुआ है ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए और एनिमल लाइफ को बचाने के लिए। तो इसी तरह से इसका बहुत बड़ा रोल है। डेबरीज से जो लोग फंसे होते हैं अर्थक्वेक में, मिट्टी में या इस तरह की जो है ब्रिक्स के अंदर जब मकान टूट जाते हैं तो वहां फंसे होते हैं, तो सफोकेशन से उनकी मौत हो जाती है जब उन तक रेस्क्यू नहीं पहुंचता है वक्त पे। तो कुछ लोग जो है 2-2 दिन के बाद या 1-1 दिन के बाद भी उनको सुरक्षित निकाला जाता है। तो यहां इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि हमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी टास्क फोर्स हमारी होती है और वॉलेंटियर्स होते हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं, जिन लोगों को काम करने का जज्बा होता है, सोशल लाइफ का जज्बा होता है, वो आगे निकल जाते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो जो है इम्पोर्टेंट लाइफ को, कई बार कोई डूब रहा होता है तो कुछ लोग जो है वो जल्दी से एक्शन करते हैं और वो लाइफ को जो है बचा लेते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकल कम्युनिटी एज रेस्क्यूअर्स। लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने ये बुजुर्गों ने या जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं लोकल लेवल पे, उन्होंने इन चीजों को पहले भी देखा होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मैप में जैसे होता है कि ये जो है हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है, ये एरिया जो है यहाँ फ्लड्स आते हैं, तो उनको इस चीज का जो है एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह से वो क्या करते हैं, कुछ प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं, प्रिपरेशन होती है उनकी। जहां कहीं फ्लड्स आते हैं तो वहां आप देखते हैं कि कई बार विलेजेस में बड़े बड़े रोप्स होते हैं उनके पास, ये प्रिपेयर्डनेस में आता है। बड़ी बड़ी हुक्स होती है उनके पास, ताकि ऐसी सिचुएशन, कई बार अलार्मिंग सिचुएशन कोई फंस जाए। तो मैंने आपको पहले बताया कि कहीं फ्लड फॉर एग्जांपल आता है तो नॉर्मल वाटर लगता है उसमें, लेकिन आधे घंटे के अंदर जो है दोनों तरफ से पानी आ जाता है और लोग इंटेंगल्ड हो जाते हैं। कुछ लोग कारोबार करते हैं और पता ही नहीं चलता और आधे घंटे के अंदर वो फिर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी उनके पास इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे हम अपने काम के लिए उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में ला सकते हैं जब हेल्प का पहुंचना मुश्किल होता है। इसी तरह से ट्रेंड और स्किल्ड रेस्क्यूअर्स, इनका बड़ा रोल है। जहां पर डिजास्टर कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, बहुत बड़ा डिजास्टर होता है और उसकी आउटरीच बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है ट्रेंड लोगों का होना वहां जरूरी होता है। जैसे कुछ लोग स्विमर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स, फ्लड में से लोगों को जाके निकालते हैं। फिर बाद में जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए या दूसरी चीजों के जरिए लोगों तक रेस्क्यू पहुंचाया जाता है। और फ्लड सिचुएशन में ऐसा होता है कि पानी जो है वो साफ नहीं मिलता है पीने के लिए और लोगों को बहुत सारी बीमारियां उसमें लग जाती हैं और लोग जो है डायरिया से या और बीमारियों से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो
फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए आपने देखा होगा लोगों तक खाने के पैकेट्स और फूड, और उसके बाद लोगों तक पानी की बोतलें पहुंचाई जाती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस जो रेस्क्यू टीम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका होता है कि डेब्रीज से लोगों को निकालना, और उसके बाद देन फर्स्ट एड उनको देना, और फर्स्ट एड देने के बाद जो है उनको ट्रांसपोर्ट करना हॉस्पिटल्स में प्रायोरिटी बेसिस पे, कि जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है कोई, उसको जल्दी से उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनको पहुंचाना। उसके बाद जो डेड बॉडीज हैं वो कई बार जमा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हैवॉक होता है, तो उसको ठिकाने लगाना, उनको जहां उनका इंतजाम करना, ये भी वॉलेंटियर्स का बहुत बड़ा काम है, जैसे कि कोरोना काल में भी हमने देखा। उसके बाद जो कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से गॉज करना और एवेल्युएट करना कि यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स जाएं अंदर या नहीं जाएं, इसके लिए वो दूसरा हल निकालते हैं, फिर कहीं रोप्स डालते हैं ताकि जो है नुकसान ना हो पाए और हम रेस्क्यू भी करते रहे। हाईली एक्सपर्टाइज जो है इसके लिए मैन पावर चाहिए होती है। उसके बाद लोकल लोगों को भी ट्रेन करना, क्योंकि कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ज्यादा हमें उस वक्त चाहिए होती है मैन पावर, तो लोकल लोग जो है उनको ट्रेन करते हैं, तो वो फिर अपने कम्युनिटी के लोगों को बचाते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करके, जो कि टेक्निकल उस वक्त लोग होते हैं उनके पास मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम का क्या रोल है। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है रेस्क्यू टीम का, क्योंकि ये मौके पर जाते हैं और मौके पर जाकर के ये क्या करते हैं कि सेफेस्ट अप्रोच जो है उस एरिया को कैसे हम लोगों को निकाला जाए, लेकिन सेफेस्ट अप्रोच से, और उसके बाद जो है सारे प्रिकॉशंस ले करके वो फिर वहां पर जाते हैं। पूरे उनके पास जो है वो सामान होता है, पूरे अप्रेटिसेस होते हैं कि वो जाते हैं और कहीं आग लगी होती है उनमें वो पूरा अपने आप को क्लोज करके जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वहां से इंपॉर्टेंट लाइफ्स, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां से निकाल कर लाते हैं। इसी तरह से जो ग्रुप लीडर होता है, हर एक रेस्क्यू टीम का एक ग्रुप लीडर होता है, उसका जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता रहता है अपने मेंबर्स को कि कैसी सिचुएशन है, हमने कैसे टैकल करना है इसको। तो ग्रुप लीडर का जो है बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। नेक्स्ट जो टीम मेंबर होते हैं उनका क्या रोल होता है कि वो काम एंड कूल रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो घबराए नहीं, वो मुश्किल देखकर जो है वो घबराने वाले नहीं हो और कूल रहें और रिजल्ट उनको मिलते जाते हैं और सक्सेस उनको मिलती जाती है। उसके बाद वो अपना जो ग्रुप लीडर होता है उसकी कमांडमेंट्स को फॉलो करें, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे जैसे हेलमेट है, बाकी वाटरप्रूफ जैकेट्स हैं, फायर प्रूफ जैकेट्स हैं, शूज हैं इस किस्म के, वो सारा पहन करके वो अपना जो है वो काम करें और रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है उसमें अपनी तबाह आजमाई करें और लोगों को बचाएं और अपनी लाइफ की भी वो प्रोटेक्शन करें। उसके बाद जो है कई बार होता है कि लटकी हुई होती है दीवारें, डोर्स बंद होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड होता है, उनको वो खोलने की कोशिश ना करें क्योंकि उसके ऊपर लोड होता है, इससे उनकी जान को जो है वो खतरा हो सकता है। तो इसी तरह से टीम मेंबर्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी लाइफ के लिए भी और लोगों की जो बचा रहे होते हैं ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपमेंट्स कौन कौन सी होती हैं कि जो इमरजेंसी सिचुएशन में, फ्लड सिचुएशन में या अर्थक्वेक की सिचुएशन में हमें वो काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पर्सनल सेफ्टी के लिए जो रेस्क्यू टीम होती है उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए हेलमेट है, लाइफ जैकेट है, देन उसके बाद गम बूट्स हैं, देन टॉर्च है, विसल है, और वो अपने से बात करते रहें। कई बार वो पेयर्स में जाएं, अकेले नहीं जाएं, अपने साथ जो है मेंबर्स रखें ताकि वो कहीं मुश्किल जगह पर जा रहे तो साथ में जो है उनके साथ एक पेयर्स में या 2-3 आदमी हो ताकि वो एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख सकें।
देन सेफ्टी ऑफ द विक्टिम्स को बचाने के लिए रोप्स इंपॉर्टेंट है, फ्लड्स में बहुत ज्यादा जो है ये काम आते हैं। लैडर्स हैं, उसके बाद पुलीज हैं, देन बैम्बू स्ट्रेचर्स हैं, स्टिक्स हैं, बैम्बू स्टिक्स और स्मॉल कटिंग टूल्स हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स, इनमें जैसे कि इंफ्रारेड कैमराज हैं, देन बायोरेडार्स और लाइफ लोकेटर्स हैं। उनसे पता चलता है कि कहां पर जो है लोग फंसे हुए हैं, कहां पर जिंदा लोग अभी डेब्रीज के नीचे या कहीं और जगह एंटेंगल्ड हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये वॉलेंटियर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। हेलमेट्स हैं, देन उसके बाद जो है यहाँ देखें आप वाटरप्रूफ जैकेट्स हैं, ग्लोव्स हैं और बूट्स हैं जो उनको इन फायर जहां लगी होती है या दूसरी चीजें होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, वहां उनको बचाता है। उसके बाद रोप, यहाँ आप देखें सेकंड डायग्राम में, रोप जो है बहुत बड़ा रोल होता है कि जो फंस जाते हैं लोग, उनके ऊपर रस्सा फेंका जाता है और वो फिर अपनी बॉडी को बांध के या उसके साथ जो है सपोर्ट लेकर के उससे वो निकल आते हैं। इसी तरह से ये नीचे आप ये भी आप हुक्स और रोप्स देख रहे हैं। इसी तरह से बोट्स हैं, फ्लडी सिचुएशन में बच्चों को, बुजुर्गों को इससे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है कि ये जहां फ्लड आते हैं या इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं, हमें मल्टीपल इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारे पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए इन चीजों की, ताकि हमारी प्रिपेयर्डनेस और प्रिपरेशन पूरी हो। तो कम से कम जो लोग बच जाते हैं या फंसे होते हैं, उनको कम से कम हम बचा सकें। तो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो विक्टिम्स को हमने फर्स्ट एड देना है, जो डेब्रीज से निकलेंगे या वाटर बॉडीज में जो फंसे होंगे, इंटेंगल्ड होंगे, तो उनको हम जो है फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड से क्या होगा कि उनको इनिशियल केयर देनी है हमने। मेडिकल हेल्प जो है बाद में होगी, मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ज़्यादा डैमेज होने से, उनको ज़्यादा अगर खतरा है, नेजल ब्लॉकेज है, पानी अगर अंदर उनके चला गया है, तो उसको हमने कौन सी टेक्निक्स अपनानी है, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में हमने क्या करना है, उसको कैसे जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ताकि फर्दर इंजरी ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने फर्स्ट एड में करनी है। और उसके बाद जो है टू अश्योर मोरल सपोर्ट टू द विक्टिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी कहीं डेब्रीज के अंदर होगा तो वो उस वक्त जो है बहुत मतलब शॉक में होगा एक तरह से, तो उसको मॉरल सपोर्ट देना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे, तो उससे जो है फर्दर उसका जो है नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कुछ लोग ठीक होते हैं लेकिन उनको शॉक लग जाता है। तो कॉन्शियस लोग होते हैं और अनकॉन्शियस भी जब निकलते हैं डेब्रीज से या कहीं, तो वो कॉन्शियस हालत में भी होते हैं और अनकॉन्शियस भी होते हैं। तो किस तरह से इसको हमने टैकल करना है, तो ये सारा फर्स्ट एड के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस क्लास ऑन डिज़ास्टर्स। और इसके सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं फर्स्ट एड में, और उसके बाद बिल्डिंग हमें किस टाइप की बनानी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को जो है मिनिमाइज़ कर सकें, मिटिगेट कर सकें। तो आप कोई भी सोर्स आपको मिलता है इस टाइम पेंडेमिक के दौर में, आप बच्चे घर में हैं, तो आप हर एक चीज़ का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐप्स हैं जैसे दीक्षा है या इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, उनका बहुत ज़्यादा लाभ उठाएं। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।